Over to you, ma'am. Okay, thank you, Ali. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Kamal and I am an associate member of PIPFA and ICAP. I'm also convener CPD PIPFA Faisabad branch committee. I welcome you all to this webinar which is organized by PIPFA Faisabad branch committee. Today we will discuss and focus on the practical aspects of revenue from contracts with customers. So let's start with the kind name of Allah, the most gracious, the most merciful. So a few minutes silence for recitation of holy verses. Jazakallah. So ladies and gentlemen, let's move towards the formal part of today's session. Our honorable speaker, Mr. Abdul Salam, will conduct the session. He is a fellow member of PIPFA and an associate member of ICAP. He is also a partner of Agha Salam Tayyib Saad and Company Chartered Accountants and having a very strong grip on IFRS as he is having a vast teaching experience also. But before handing over the session to Abdul Salam Sahab, I would just like to mention one thing that we are intended to keep this session more interactive. So you can ask any question during the presentation of Abdul Salam Sahab as well. You may write your queries in the chat box or can also raise your hand. We can just unmute your mic and provide you an opportunity to interact with the speaker directly. So over to you, Abdul Salam Sahab. Thank you very much, Mr. Kamal. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji sir, you are audible. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिफा की मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मर्तबा एज स्पीकर मौका फराहम किया है, क्योंकि पिफा के साथ जो मेरी ब्रांच कमेटी की एसोसिएशन है वो तकरीबन 5-7 साल पुरानी है और हमेशा मॉडरेटर का रोल अदा किया है, हमेशा जो है वो मैनेजमेंट का रोल अदा किया है, लेकिन आज उन्होंने मुझे गेस्ट बना दिया है और एज अ स्पीकर उन्होंने इनवाइट किया है, तो इट्स माय ऑनर। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आज पिफा ने जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी फराहम की है। आप लोगों को पता है कि जून एक ऐसा महीना होता है जिसमें गर्मी भी बहुत पड़ती है और बजट भी आता है, उसकी गर्मा गर्म बहस भी होती है। तो दुनिया इस टाइम बजट के ऊपर मसरूफ है, लेकिन पिफा वालों ने आपका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करने के लिए IFRS लगा दिया है। लेकिन ये सिर्फ टेस्ट डिफरेंट करने की बात नहीं है, बेसिकली अगर बात की जाए तो इसमें ये है कि जुलाई के अंदर आपको पता है कि ये सिर्फ टैक्स का नहीं होता मौसम, ये ऑडिट का मौसम भी होता है, तो इसलिए IFRS की थोड़ी रिफ्रेश कर लेना ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, तो इट्स अ वेरी गुड एंड राइट टाइम। तो मेरा तारुफ तो उन्होंने पेश कर दिया है, लिहाजा हम इसके ऊपर अपना वक्त नहीं लगाएंगे। हमने जनाब ये जो ट्रेनिंग बेसिकली आज तो ये एक वेबिनार है, लेकिन IFRS 15 के ऊपर हमने ट्रेनिंग जो है वो करवाई है। ये स्टैंडर्ड बेसिकली 2019 की जो यानी जून 30 2019 जो कि पिछला साल था, उसमें यानी 2 साल पहले उसमें ये IFRS बाकायदा तौर पे फर्स्ट टाइम अप्लाई हुआ था, तो हमें कुछ फर्म्स ने अप्रोच किया जिसमें ज़ाहिद जमील एंड कंपनी फैसलाबाद ऑफिस, यहाँ पे हमने इसकी एक कंप्लीट डे ये ट्रेनिंग ऑफर की यहाँ पे। इसके अलावा शेखन चौधरी लाहौर ऑफिस में हमने किया, ऑनलाइन में हमने टैक्स ट्रेनिंग्स का एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इसको जो है वो डिलीवर किया। फिर यूनिवर्सिटी GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में न्यू कैंपस में, और अब हम पिफा के प्लेटफॉर्म में इसको करने जा रहे हैं। लेकिन ये सारे पिछले जो मैंने आपको गिनवाए हैं ये सब ट्रेनिंग सेशंस थे, लेकिन आज का जो है वो ये एक वेबिनार है बेसिकली, और इसको एक महदूद टाइम के अंदर मुकम्मल करना है। तो ये मेरी स्किल्स का सलाहियतों का इम्तिहान है और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस कम से कम वक्त में आपको आसान सादा लफ्ज़ों के अंदर IFRS 15 का तारुफ पेश करने की हिम्मत दे, और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी आंसर करने की हिम्मत दे। बेसिकली जो वेबिनार का जो पर्पस है वो तो ये है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर गुफ्तगू की जाए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो
जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, वो किसी ना किसी जगह पे कोई या तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है, फॉर एग्जांपल कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या वो ट्रेनी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो इस तरीके से ज़्यादातर लोग होंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होगी कि मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर गुफ्तगू करूँ। आप लोगों को, जैसे मिस कमल ने अभी कहा है कि आप लोग ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क क्वेश्चन। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं स्लाइड्स पढ़ता जाऊं, आगे बढ़ता जाऊं, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन एंड पे लिए जाएं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो फिर उसका एक टेस्ट नहीं वो रहता, और ना ही वो एक चीज होती है ना कि हम एक क्लियर करते जाएं पॉइंट सारे। तो इसलिए आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक, या आप क्वेश्चन लिखवा सकते हैं और बाद में भी लिया जा सकता है उसको, जैसे आप लोग कन्वीनियंट हो। लेकिन इसको इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे हम, और आप लोगों की डिस्कशन जो है उसको, या आपके थॉट्स या आपके क्वेश्चन जो है उसको जरूर इसका पार्ट बनाएंगे। जनाब, IFRS 15 इसका टाइटल है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। ये जो स्टैंडर्ड है, इसके अंदर बेसिकली इसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ये प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश करता है हमारे लिए नेचर, टाइमिंग, अमाउंट और अनसर्टेनिटी और कैश फ्लोज जो कि रेवेन्यू के साथ एसोसिएटेड है। तो ये तो खैर एक कह लें कि थ्योरेटिकल सी बात है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल है। IFRS 15 के टाइटल के ऊपर गौर करें तो वो हमें एक चीज वाज़ेह कर देता है। वो क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता है। ये मैं समझता हूँ, मेरे नुक्ता नजर से ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। IFRS 15, चूंकि इससे पहले जो IAS 18 था जो रेवेन्यू को डील करता था, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई तसव्वुर नहीं था। तो IFRS 15 ने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जी कस्टमर के साथ। तो अब जब उसने अपना स्कोप डिफाइन किया, तो उस टाइम स्कोप डिफाइन करते वक्त उसने कहा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आप कस्टमर्स के साथ करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड है 15, ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप कस्टमर्स के साथ करेंगे उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन आप अगर एक लीजिंग कंपनी है और लीज के ऊपर आप गाड़ियां देते हैं, मशीनरी देते हैं, तो फिर आपके ऊपर IFRS 15 अप्लाई नहीं होगा। फिर आप चले जाएंगे IFRS 16 की तरफ, जो कि लीज कॉन्ट्रैक्ट्स का है। इसी तरीके से अगर इंश्योरेंस कंपनी है आप, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आपको डील करेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो IFRS 9 डील करेगा। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है जो कि शुरू में स्टैंडर्ड ने बता दी है। इसके अलावा अगर एंड पे हम देखें तो ये है कि अगर आप एक ऐसी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, उसके ऊपर भी फिर IFRS 15 जो है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक बात तो ये है बड़ी वाज़ेह सी कि उसमें कस्टमर होता ही नहीं है। ठीक है ना। न्यू स्टैंडर्ड देखें, बात दरअसल ये है कि 2021 में हम बैठे हैं, ये जून 2021 है। अगर इसमें मैं ये कहूँ कि ये बिल्कुल नया स्टैंडर्ड है, तो ये इतनी बिल्कुल ट्रू बात नहीं होगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है वो भी आगे आगे मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। ये 2014 मई 2014 में आया है। तो उसके बाद इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2018 में हुई है। पाकिस्तान में भी ये 2018 जुलाई 2018 से ऑनवर्ड ये एप्लीकेबल था, और जिन लोगों ने जिन कंपनीज ने अपने अकाउंट्स क्लोज किए थे जून 2019 में, उस टाइम ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुआ है। तो आज भी इसको कुछ लोग नया समझ रहे हैं, और इसके साथ साथ पिफा वालों ने भी इसको नया समझा है। लेकिन इसकी चूंकि जो जरूरत है रेवेन्यू तो हर कंपनी के अंदर है, तो इसलिए इसकी जरूरत को हम फरामोश नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज इस स्टैंडर्ड को समझ लेके एक नया ही है। लेकिन इसकी भी खासियत मैं बताता जाऊं, वो ये है कि ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। क्योंकि इसको जब बनाया गया है तो इसके अंदर जो अमेरिका का बोर्ड है, जिसको हम FASB कहते हैं, उसने और IASB ने मिलकर ज्वाइंट एफर्ट की है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। इसको आप ट्रूली कह सकते हैं कि ये एक ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जी, मूविंग फॉरवर्ड, IFRS 15 ने इससे पहले के जो स्टैंडर्ड जैसे IAS 18 रेवेन्यू, इसको रिप्लेस किया, IAS 11 को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसको रिप्लेस किया। ये दो तो हैं जी स्टैंडर्ड्स। लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरप्रिटेशंस भी हैं जो कि सारी हमने भी नहीं पढ़ी हुई और ना ही हमने उसको अप्लाई किया कभी।
यानी वो इतनी ज्यादा जरूरी भी नहीं थी, लेकिन आईएसबी ने उसको मुनासिब समझा है कि सिंप्लीफाई किया और एक ऐसा प्रिंसिपल बेस हमें स्टैंडर्ड दिया है कि वो सारी की सारी इंटरप्रिटेशंस भी अब इसके साथ रिप्लेस हो गई। ये वो इफेक्टिव डेट है जिसकी मैं बात कर रहा था। इंटरनेशनली ये यकम जनवरी 2018 से ऑनवर्ड जितने भी पीरियड्स थे उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो यकम जुलाई 2018 से ये एप्लीकेबल हुआ। यानी जो फर्स्ट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पीरियड बनता है वो बनता है 2019 के अंदर जो है वो ये फर्स्ट टाइम कंपनीज ने अपनी फाइनेंशियल्स बनाते वक्त इसको यूज किया। न्यू डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, इस स्लाइड के ऊपर हम थोड़ा सा जरा वक्त गुजारेंगे 1-2 मिनट, ताकि जो आगे जाने से पहले आपको ये पता हो कि पुराना अगर आप लोगों ने आईएएस 18 की प्रैक्टिस की है तो नए और पुराने के अंदर क्या फर्क महसूस करते हैं। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर एक कंट्रोल बेस्ड रेवेन्यू रिकग्निशन मॉडल आया है। मेरी राय पूछें तो ये एक बहुत जबरदस्त एक चेंज थी जो कि आईएएसपी ने की है, क्योंकि आईएएस 18 को अगर मैं देखूं तो आईएएस 18 के अंदर हमें कोई मॉडल नजर नहीं आता था। डिविडेंड थे तो कहीं इंटरेस्ट थे तो कहीं सर्विसेज थी तो कहीं गुड्स थे। ऐसे लगता था कि वो स्टैंडर्ड हर स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू के ऊपर एक नई बात कर रहा है। आईएएस 18 की अगर मैं बात करूं तो इसने क्या किया, आईएफआरएस 15 ने सबको यकजा किया और बताया कि असल में एक कंट्रोल बेस्ड रेवेन्यू रिकग्निशन मॉडल है जो कि अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई होगा, और उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस हैं, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं तो वो भी उसने बताए हैं। लेकिन स्टैंडर्ड ने अपनी सारी रूल्स को, प्रिंसिपल्स को एक मॉडल में बंद कर दिया, एक मॉडल में उसको यकजा कर दिया। ये इट्स एन अमेजिंग डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और आईएफआरएस 15 का जो भी बंदा स्टडी करना चाहे तो उसको इस 5 स्टेप मॉडल, जो कि आगे हमारी जो स्लाइड्स है वो भी इसी के ऊपर बात करेंगे, इस पूरे के पूरे स्टैंडर्ड का जो क्रक्स है वो असल में ये रेवेन्यू रिकग्निशन मॉडल ही है। अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो वो यही है कि ये जो मॉडल है इसके ऊपर आईएफआरएस 15 ने ज्यादा जो है वो इसके ऊपर एम्फेसाइज किया हुआ है। अच्छा, फिर इसमें जी अगर हम बढ़े आगे तो ये है कि इसकी जो बेस थी रेवेन्यू रिकग्निशन की ओवर द टाइम और पॉइंट इन टाइम, इसको बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया है आईएफआरएस 15 के अंदर। काफी प्रिंसिपल्स जो हैं उसको रिफ्रेश किया गया है। गाइडेंस है वो आईएएसपी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और इन्होंने नई डेवलपमेंट्स वगैरह के ऊपर सारी टॉपिक्स के ऊपर भी बात की हुई है। डिस्क्लोजर्स, हाँ डिस्क्लोजर्स के लिए तो मैंने एक पूरा केस जो है वो नेटसोल टेक्नोलॉजीज का वो आप लोगों के साथ एंड पे डिस्कस भी करना है प्रैक्टिकली कि आईएफआरएस 15 जो है वो कैसे इंडस्ट्रीज ने उसको अडॉप्ट किया है। इसमें मैं एक बात आपको बताता चलूं कि आईएफआरएस 15 ने कुछ इंडस्ट्रीज को कम इम्पैक्ट डाला है, कुछ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। तो उसमें अगर जिनकी हम बात करें जिन पे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है उनमें टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज हैं उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला है। टेलको कंपनीज जैसे ये टेलीनॉर है, जैज है, ये जितनी भी हैं, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है जैसे नेटसोल की मैंने बात दी, जो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं जिनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर इन्होंने बड़ा इम्पैक्ट डाला है। और मैंने जो आज की केस स्टडी ली है वो भी नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ही ली है। पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आईएफआरएस 15 ने उसकी फाइनेंशियल्स के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। जी, हम अब दाखिल हो चुके हैं थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन के अंदर, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के अंदर। आईएफआरएस 15 असल में एक रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है और उसने अच्छा काम क्या किया है, उसने अच्छा काम ये किया है कि उसने अब अपना एक मॉडल दे दिया है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन चैट नहीं मैं पढ़ सकता क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो अनम्यूट करके आप कर दीजिएगा, मैं चैट नहीं देख रहा प्लीज। रेवेन्यू रिकग्निशन का जो मॉडल है ये समझने स्टैंडर्ड का क्रक्स है। गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ आएगा। रेवेन्यू रिकग्निशन मॉडल 5 स्टेप्स पे मुबनी है। इसमें पहला काम तो ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है, और यही बात मैंने पहले भी कही है कि आईएफआरएस 15 जो है ना बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल हो चुका है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट 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 कॉन्ट्रैक्ट
एंड तक आपको कॉन्ट्रैक्ट ही की बात नजर आनी है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करें, कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन करें। तो ये आप ये समझ लें कि IFRS 15 ने अपनी जो रेवेन्यू की जो प्रिंसिपल्स हैं उसको, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट की जो फिलॉसफी है उसको इस्तेमाल किया है कि हमेशा जब भी आप रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन करने लगेंगे तो उससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका कस्टमर के साथ। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना ये पहला स्टेप है, और उसके बाद फिर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ये दूसरा है, ट्रांजैक्शन प्राइस ये तीसरा है, और ट्रांजैक्शन प्राइस को डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना ये चौथा स्टेप है, और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना ये पांचवा स्टेप है। नेक्स्ट स्लाइड्स जो हैं वो इन स्टेप्स के ऊपर बात करेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है रिटन होना चाहिए, ऑरल होना चाहिए, किस किस्म का होना चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट के और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरी होनी चाहिए। तो ये एक दो छोटी छोटी जो क्वेश्चन मैंने खुद ही रेज किए, इसका मैं आपको जवाब दे दूं, फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जनाबे वाला रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। IFRS 15 ने किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं डाली। अच्छा, जो लीगल मॉडलिटीज हैं वो भी IFRS 15 ने आपके जो लीगल जो भी जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर छोड़ दी। एनफोर्सेबल राइट्स का जिक्र किया है, और वो जाहिर बात आपको भी पता है कि जो एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होता है वही असल में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, टर्म के बारे में अगर तो जैसे हमारी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूस हमारा कस्टमर के साथ काम हो रहा होता है, वहां पे हम बार बार कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो रिन्यू नहीं कर रहे होते, तो वहां पे चीज याद रखिएगा कि IFRS 15 ने ये कहा है कि वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जरूरी नहीं है कि आपकी जो ड्यूरेशन है वो फिक्स हो, आप रिन्यू करते रहते हैं। जैसे मैंने भी आपको कहा कि फिक्स रिटर्न भी हो सकता है, ऑरली भी हो सकता है, तो आपने और आपके कस्टमर ने कंसेंट दे दी तो वो रिन्यू हो गया, यानी 1 साल के बाद स्टैंड होना था, वो मजीद आप उसको सर्विसेज और गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सटेंड हो गया। तो इसमें ये चीज याद रखिए कि इसमें ये एक बड़ी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी जो मुझे बड़ी पसंद आएगी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने से पहले अगर आपने कोई भी कंसिडरेशन रिसीव की है तो वो आपकी लायबिलिटी है, इसके ऊपर हमने प्रेजेंटेशन में गुफ्तगू करनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दो कॉन्ट्रैक्ट्स को आपस में कंबाइन किया जा सकता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन अब प्रैक्टिकल केस में आपके सामने रखता हूँ, उसी को देख लेते हैं। एक IT कंपनी है जनाब, उसने एक कस्टमर को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है और साथ ही उसको जो है वो कस्टमाइजेशन की सर्विसेज भी देनी है। तो अब ये जो सर्विसेज हैं दोनों ये ऐसी हैं कि एक के बगैर दूसरे का गुजारा नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन किया जा सकता है, यानी लाइसेंस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेपरेट है और जो कस्टमाइजेशन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेपरेट है, लेकिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स का एक दूसरे के ऊपर दारोमदार है और आपकी जो प्राइस है वो उसका भी एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंसी है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन किया जा सकता है। तो ये जो तीन चीजें भी आपको स्लाइड में नजर आ रही हैं, अगर ये तीन चीजें मीट हो जाए तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर देते हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट्स को या तीन को या चार को हम कंबाइन करके एक बना देते हैं, और अगर वो मीट ना हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली करना। अब स्टैंडर्ड ने इसके अंदर दो मेजर तब्दीलियों का जिक्र किया है, एक होता है स्कोप और एक होती है प्राइस। आप कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप को बढ़ा लें, कम कर लें। आपने कहा था 2 बिल्डिंग्स बनानी है, 1 कर दी। आपने कहा था कि बिल्डिंग है होगी सिर्फ, उसके अंदर स्विमिंग पूल ऐड कर दिया। तो डिफरेंट चीजें हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन कहलाती है, इसको स्कोप कहते हैं। स्कोप आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया। इसी तरीके से स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप स्कोप को बढ़ाते या कम करते हैं तो प्राइस भी कम या ज्यादा होती है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है इसमें नोट करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि स्कोप बढ़ जाए या कम हो जाए और प्राइस जो है वो वहीं पे कांस्टेंट रहे। तो कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने ये देखना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्कोप बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ी कि नहीं। सलमान निसार ने रेज किया है हैंड, तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें या होस्ट इसका माइक अनम्यूट कर दी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था सर, ये जो आपने भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन करने की, तो जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर सप्लाई का पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला और दोनों पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है,
और फिर कस्टमाइजेशन का मुझे बाद में कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बताता है कि जो आपको ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उनको कैंसिल करें और दोनों कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करें और एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या है कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को तो क्या इस करना है? तो मेरा सवाल ये है इसमें कि जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे होंगे उसको कैंसिल किया जाएगा, जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपका कस्टमाइजेशन होगा उसके साथ उसको मर्ज किया जाएगा और फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों को मिलाकर कस्टमर से साइन करवाना पड़ेगा। जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बेसिकली जो आपने कहा है वो होना तो ऐसे ही है कि आपका जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने जैसे कहा कि लाइसेंस आपने प्रोवाइड करना था सॉफ्टवेयर का, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। उसके 2-3 दिन के बाद, महीने के बाद, हफ्ते के बाद आपने कहा नहीं ये तो हमारा गुजारा ही नहीं है जब तक कस्टमाइजेशन नहीं होती। तो अब आपने इस चीज की जरूरत को महसूस किया कि कस्टमाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट और जो लाइसेंस का कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंबाइन कर दिया जाए। तो कंबाइन करने के बाद जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वही एनफोर्सेबल होगा। पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर एक आपने साइन किया तो वो भी खत्म हो जाएगा, अगर आपने 2 किए तो वो भी खत्म हो जाएगा। जरा जवाब दे दीजिएगा कि समझ आ गई तो आगे चलिए। जी, सलमान निसार, आगे बढ़े फिर, जवाब दे दें कि समझ आ गई है कि नहीं। सॉरी अनम्यूट नहीं हो रहा था। मुझे बात समझ में तो आ गई, लेकिन सर इससे अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी टाइमलाइंस होती हैं। अगर तो कोई माइलस्टोन बेसिस पे टाइमलाइंस सेट हैं तो वो सारी टाइमलाइंस जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। इसी तरह अगर पेमेंट टर्म्स आपकी ऑलरेडी एग्रीड हैं, वो पेमेंट टर्म्स आपने दोबारा नेगोशिएशन में जाना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो थोड़ा एम्बिग्विटी पैदा नहीं करेगा या डिस्टर्बेंस नहीं आएगी इसकी वजह से? एम्बिग्विटी के साथ तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी जरूर क्रिएट करेगा। इस बात में मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी जरूर क्रिएट करेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट पहला बनाने लगे हैं उसी टाइम आप अपनी जो जितनी भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं उसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट में ले जाएं, बजाय इसके कि आपको बाद में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करना पड़े। शुड वी गो? सर एक और सवाल था इसी से, अगर एक कंपनी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और वो एक जी कस्टमर के साथ एक डिपार्टमेंट डील करता है, पहले उसके पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, इसी तरह फिर दूसरा डिपार्टमेंट जाता है, फॉर एग्जांपल एक ट्रांसफार्मर की सप्लाई है, एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और ट्रांसफार्मर सप्लाई हो गई और उसकी इंस्टॉलेशन का कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर दूसरे डिपार्टमेंट से जाके करता है उसी कंपनी के। तो इस सूरत में भी दो डिपार्टमेंट आपस में दोनों एक कंबाइन करके एक कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश होगा और फिर इन दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग जो है, क्योंकि अलग अलग वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उनका अलग अलग रेवेन्यू होगा। थोड़ा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जरा बता दीजिए। ये थोड़ा वजाहत कीजिएगा कि एक ही कंपनी के 2 डिपार्टमेंट हैं, वो आपके कस्टमर को डील कर रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? जी सर, एग्जांपल मैं देता हूँ। एक डिपार्टमेंट ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करता है और एक दूसरा डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट है जो ठीक है। जो इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के साथ दूसरी चीज़ें भी इंस्टॉल करता है। तो उस डिपार्टमेंट ठीक की इंस्टॉलेशन वाले की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ सर्विसेज की है और जो ठीक है, मैन्युफैक्चर है वो सिर्फ ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करता बेहतर हो गया। तो इस पे ना देखिए मेरे हिसाब से तो जो आपकी कंपनी है उसको एक जजमेंट इसके स्टैंडर्ड के अंदर एक बड़ी एक कह लें कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपने जजमेंट अप्लाई करनी है। जिस टाइम भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करने लगना है अपने कस्टमर के साथ तो आपने जजमेंट अप्लाई करनी है, और इस स्टैंडर्ड के अंदर जजमेंट को बहुत ज्यादा प्रोवोक किया गया है, बहुत ज्यादा इस स्टैंडर्ड के अंदर उसको आप कह लें इनकरेज किया गया है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो आप जजमेंट अप्लाई करें। ये प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड है, रूल बेस्ड नहीं है। तो आपके सिनेरियो के अंदर अगर तो ये आपकी एक बिल्कुल कह लें कि नागुज़ीर सी सूरत हाल है कि दोनों डिपार्टमेंट अलग-अलग कस्टमर के साथ डील करेंगे, तो उस सूरत में बेहतर होगा कि आपका जो भी डिपार्टमेंट फाइनलाइज करने लगे तो उस टाइम आपकी जो फाइनल जो सेल का डिपार्टमेंट हो या जो भी लीगल डिपार्टमेंट हो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल उसको जो बनाता है, जो टीम आपकी उसको फाइनल करती है, उसको चाहिए कि उन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को एक कर दें। क्योंकि जो मुझे अपैरेंटली आपकी जो कंपनी की जो चीज़ नज़र आ रही है कि ट्रांसफार्मर आपने सप्लाई करना है, उसके साथ उसको सर्विसेज़ देनी है। आप इसको एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल दे सकते हैं।
तो बेहतर होगा कि आपके जो ये दोनों डिपार्टमेंट हैं वो उसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में ले जाएं, उसके अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो जाएं। यानी पहले आपने ट्रांसफार्मर सप्लाई करना है, उसके बाद आप 1 ईयर 2 ईयर या जो भी है आप उसको सर्विस के साथ एग्रीमेंट उसी के अंदर आप कर लेंगे। ये हमारा दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जी मोहतरम, दानिश रजा का माइक खोलें जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पेश आती है? जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है तो हमें तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाना ही नहीं चाहिए। हमें सिंपल से, जब अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं तो फिर हमें 2 कॉन्ट्रैक्ट ही कर लेने चाहिए, बजाय ये कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को एक मिला लें हमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं इसका जवाब यूं दूंगा कि अगर जैसे भी सलमान ने कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही आपको पता था कि भाई हमने मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस देनी है। मैं अगर इस स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा सा आगे जाऊं ना, यानी ये देखें, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का जो कॉन्सेप्ट स्टेप नंबर 2 पे आ रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस लेकर आ सकते हैं। लिहाजा ये तो बात है नहीं कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ही चीज सप्लाई करेंगे तो आपको फिर दूसरा बनाना पड़ेगा, फिर तीसरा बनाना पड़ेगा। ऐसा IFRS 15 में नहीं है। तो अगर आपको जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफ कर रहे हैं उसी टाइम पता हो कि मैंने ये सारी सर्विसेज, ये सारे कुछ चीजें सप्लाई करनी है, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप करें। लेकिन दुश्वारी वहां पेश आती है या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत वहां पे पेश आती है जहां पे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, करने के कुछ अरसे के बाद, देखें स्टैंडर्ड की भी वर्डिंग को गौर करें, उस पे लिखा है नियर द सेम टाइम या उसके कुछ अरसे के बाद। हो सकता है ना, देखिए एक क्वेश्चन रखा गया है तो बाद में पता चले कि जनाब ये तो एक, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें नहीं थी, अभी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, तो फिर उसको कंबाइन किया जा सकता है। तो इसलिए ये एक सहूलत जो है उसके अंदर रखी गई है कि उस कुछ अरसे के बाद कॉन्ट्रैक्ट करने के कुछ अरसे के बाद जाके आपको रियलाइज हो कि ये उसके अंदर जो चीजें हैं वो पूरी नहीं है। जी जी, आफाक अहमद साहब खोले जी माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि हमेशा के लिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट की वर्डिंग है कि नियर साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम उसकी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर ये थोड़े अरसे के बाद होता है, लाइक 6 मंथ्स या 1 ईयर, और कोई चेंज होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम तो डायरेक्टली उसके अंदर उसकी अमेंडमेंट्स दे देते हैं, एक एडेंडम दे देते हैं। तो अब क्या वो चीज अलाउ नहीं होगी? और अब वो डायरेक्टली जो है, ये देखें, ये मॉडिफिकेशन में यही चीजें है ना फिर कि आप इसके अंदर मेथड ऑफ परफॉर्मेंस, टाइमिंग, क्वांटिटी, डिजाइन, चेंजेस इन डिजाइन, वो भी इसके अंदर करें। अगर आपने कोई पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके लेटर ऑन उसके अंदर कुछ चेंजेस दरकार हो गई हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के अंदर चले जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूरी है कि 2 कॉन्ट्रैक्ट हों कम से कम। एक को तो नहीं आप कंबाइन कर सकते ना, एटलीस्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हों और दोनों ही चल रहे हों। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसका कॉन्सेप्ट आप ये समझें कि आप एक ही कस्टमर के साथ 2 अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बाद में आपको रियलाइज हो कि हाँ इसको तो एक किया जा सकता था, तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ये नजर आए कि इसके अंदर जो चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के अंदर आके उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस करके, और नया कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं और कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मॉडिफिकेशन आप कर। हाँ ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज ये पूछनी थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अगर 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि हमें उन्हें कंबाइन ही करना है? जी, बेसिकली ये रिक्वायरमेंट शेल रिक्वायरमेंट है। जो स्टैंडर्ड की शेल रिक्वायरमेंट है ना, वहां पे तो फिर आपको बात माननी पड़ेगी, एंटिटी शेल कंबाइन। अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो फिर तो देयर इज नो ऑप्शन अदर देन कि आपको कंबाइन करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। ये प्रेजेंटेशन चूंकि आप लोगों को मिल जानी है, मेरा मकसद यहाँ पे आपको पढ़ाना नहीं है, समझाना है, तो मैं अब स्टेप नंबर 2 पे जाता हूँ। बहुत यहाँ पे यानी कह लें IFRS 15 के अंदर एक मैं समझता हूँ जो इसके अच्छे कॉन्सेप्ट लगे उनमें से एक कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का। आप लोगों ने लॉ में शायद ये चीज पढ़ी हो, लेकिन ये कि IFRS 15 के अंदर ये एक बड़ा जबरदस्त इजाफा है कि जिसके अंदर ये बताया गया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट असल में होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया गया कि आपने करना क्या होता है, करना होता है आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और ये जो पहला जुमला है ना जो लिखा गया है, ये इसकी क्लैरिटी को बड़े, यानी इसके कॉन्सेप्ट को बड़े जबरदस्त तरीके से क्लियर करता है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज द यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपका यूनिट ऑफ अकाउंट है। ये देखें जरा,
अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट किस्म की गुड्स हैं, डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं, तो वो डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स हैं, सर्विसेज हैं जिनको मर्ज किया जा सकता है, तो वो बंडल बन जाएगा। और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी गुड्स और बंडल्स को यकजा किया जा सकता है, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगी। ये जो मैं अभी प्रेजेंट जो स्लाइड आपके सामने है, ये असल में लेवल्स बता रही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्टिंक्ट गुड्स भी हो सकती हैं। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर लिया, मैंने आपको 100 मुख्तलिफ तरह की चीजें प्रोवाइड करनी है। कंप्यूटर प्रोवाइड करना है तो कहीं मैंने आपको व्हीट प्रोवाइड करना है, तो कहीं मैंने आपको शुगर प्रोवाइड करना है। ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। 100 प्रोमिसेस बन जाएंगे, 100 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बन जाएंगे। ये एक चीज है। अगर इनको यकजा किया जा सकता है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर चीजें जो हैं वो क्या है कि वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी एक तो ये है कि आप चीजों को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, तो आपकी डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बनती जाएंगी। और एक ये कि अगर आप चीजों को डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है वो मर्ज होती जाएंगी। अगर मर्ज होती जाएंगी तो मतलब ये कि हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन निकला है, और हो सकता है कि 10 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हों, 10 के आप 5 बंडल बना दें, दो चीजें आपकी इकट्ठी हो जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आपको एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट तरह की जो है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करना, ये स्टेप नंबर 3 है इस मॉडल के अंदर। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है? आपकी कंसीडरेशन है बेसिकली, जो आपने अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, गुड्स के अगेंस्ट कस्टमर से पैसे वसूल करने। इसके अगर कंपोनेंट के ऊपर गुफ्तगू की जाए तो वो ये है कि प्राइस के अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपकी फिक्स्ड है, और कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि वेरिएबल कंसीडरेशन भी हो सकती है। उसकी जो है वो आप कह लें कि ऐसे चीजें हैं जो वेरिएबल का मतलब ये है कि जो कि ऐसी चीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट की इंसेप्शन के टाइम, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपको बिल्कुल कंफर्म ना हो कि कोई आपको इंसेंटिव देना पड़ जाएगा, कोई आपको पेनल्टी भी लग सकती है अगर टाइम, जैसे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टाइम बाउंड होता है, तो आपने वो टाइमली मुकम्मल नहीं किया तो अब आपके रेवेन्यू में कमी वाक़या हो जाएगी क्योंकि पेनल्टी आपको पड़ जाएगी। तो इस तरीके की चीजों को हम वेरिएबल कंसीडरेशन कहते हैं। लेकिन वो वाली चीज जो कि फिक्स है, जो कि पता है आपको मिलनी है, वो फिक्स पोर्शन में आ गई। और ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर ऐसी चीज भी शामिल है जो कि आपने गवर्नमेंट को जमा करवानी है, जैसे कि सेल्स टैक्स। तो वो थर्ड पार्टी को जमा करवाना है, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट, यानी आप लेंगे तो कस्टमर से, लेकिन वो आपकी जो ट्रांजैक्शन प्राइस जिसको आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि रेवेन्यू की जो एंट्री रिकॉर्ड हम करते हैं उसमें एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स लेते हैं। अच्छा, एक ये बात चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जो कंसीडरेशन होती है ना ट्रांजैक्शन प्राइस, अगर 1 साल से ज्यादा हो तो उसके अंदर हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो है उसके अंदर वो ले लेते हैं, यानी उसकी टाइम वैल्यू और डिस्काउंट उसको करते हैं। और अगर 1 साल के अंदर अंदर ही आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है और रिसीव भी होता है तो फिर उसकी जरूरत नहीं पेश आती। अगर आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर नॉन कैश कोई कंसीडरेशन हो तो उसकी फेयर वैल्यू लेनी है, क्योंकि अब जाहिर बात है कैश होगी तो फिर तो उसकी वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कैश नहीं है तो फिर उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टेप नंबर जो 4 है ना, इसके बाद आपको ये जो मॉडल है ना मुकम्मल, ये समझ आता है। तो अभी क्वेश्चन सामने आ गया है, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए उनको होल्ड करना चाहता हूँ ताकि मेरी ये स्लाइड पूरी हो जाए। देखिए, बात ये है कि ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है किसके ऊपर? ओवर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, जैसे स्लाइड आपको बता रही है कि मैंने सॉफ्टवेयर भी देना है, मैंने साथ सर्विसेज भी देनी है, कस्टमाइजेशन भी करना है, तो मतलब ये कि मैंने 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मेरा 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पता चल जाएगा कि लाइसेंस को कितना मैंने एट्रीब्यूट किया है, मैंने सर्विसेज को कितना एट्रीब्यूट किया है, और मैंने जो है वो उसकी जो कस्टमाइजेशन है उसको कितना एट्रीब्यूट किया है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड ने एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हमें दिया वो तो है SSP, जिसको कहते हैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस।
कि लाइसेंस को अगर आप अलहदा से देते तो कितनी प्राइस होती, उतना हिस्सा रिकॉर्ड कर लें। अगर आप मेंटेनेंस की, सर्विसेज की कॉस्ट अलहदा से उसको रिकॉर्ड करते तो उसके पैसे कितने लेते, वो अलहदा से रिकॉर्ड कर लें, यानी उसको 1 मिलियन में से उतना रिकॉर्ड कर लें। तो कस्टमाइजेशन के तो सो ऑन इसी तरीके से, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं मिलती। तो वहां पे फिर ये 3 मेथड्स हैं, इसकी फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ी सी सिर्फ डिस्क्रिप्शन दूंगा और आगे चले जाएंगे। जी बिनिश प्लीज अनम्यूट योर माइक। बिनिश प्लीज अनम्यूट योर माइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सुहेब अहमद। इज देयर एनी टेक्निकल इशू? मेरे ख्याल में हाथ तो खड़े किए हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रहे। चले मैं करता रहता हूँ आगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है टाइम को भी देखना है, तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो फिर ले लेते हैं। तो 3 मैंने आपको बताए हैं तरीके। अगर एसएसपी नहीं आ सकती, डिटरमिन नहीं हो सकती, तो हमें फिर इन 3 में से किसी एक मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने भी मिसाल दी आपको सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर भी देते हैं, लाइसेंस देते हैं, साथ उसके फिर आप सर्विसेज देते हैं और कस्टमाइजेशन भी देते हैं, और उसकी अलग प्राइसेस आपको नहीं पता। तो एक तरीका तो फिर ये है कि आप एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट लें, मार्केट के अंदर नॉर्मली क्या प्राइस चल रही है। एसएसपी का मतलब आपकी रिटेल प्राइस है, आपको अपनी रिटेल प्राइस का नहीं पता, तो आप मार्केट में देख लें कि सिर्फ सॉफ्टवेयर का लाइसेंस देने पे कितने पैसे होते हैं, उतने को रिकॉर्ड कर लें। ये तो है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। दूसरा जो तरीकाकार है वो ये है कि आपकी कॉस्टिंग जो है, फॉर एग्जांपल लाइसेंस की कॉस्ट, उसके अंदर फिर आप एक स्पेसिफाइड मार्जिन अपना ऐड करते हैं तो उसकी प्राइस निकल आएगी। सर्विसेज की कॉस्ट, उसके अंदर मार्जिन ऐड करते हैं, तो इसको कहते हैं कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। और फिर एंड पे ये लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस है, इसको आईएफआरएस 15 रिकमेंड नहीं करता, इसको कहते हैं रेजिडुअल अप्रोच। रेजिडुअल अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपकी जो टोटल जो रेवेन्यू कंसिडरेशन है वो 1 मिलियन है, उसमें से लेट्स सपोज आपने लाइसेंस के 5 लाख निकाल दिए, सर्विसेज के 2 लाख निकाल दिए, तो अब पीछे बच गए 3 लाख, तो 3 लाख को आप कस्टमाइजेशन के ऊपर एलोकेट करते हैं। तो ये रेजिडुअल अप्रोच है, जिसकी रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है बाय आईएफआरएस 15। स्टेप 5 है, सॉरी जी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, मेरे ख्याल से दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो मोइन अहमद है, वो पूछ रहे हैं कि रिटेंशंस बाय कस्टमर्स would be discounted as their maturity exceeds usually more than 1 year. How would financing cost be incorporated? Would revenue be adjusted? ये retentions by customer would be discounted as a maturity exceeds usually more than 1 year. How would financing cost be incorporated? Would revenue be adjusted? जी इसमें अब रिटेंशन से इनका क्या मुराद है? रिटेंशंस बाय कस्टमर्स, रिटेंशन से इनकी क्या मुराद है? कस्टमर को रिटेन करना, ये इनसे ये पूछ Moin रहे हैं। Ahmed, would you please like to unmute yourself and speak to the speaker directly? रिटेंशन मनी, अच्छा रिटेंशन मनी की बात कर रहे हैं, जो कि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है, रिटेंशन मनी की भी बात कर रहे हैं। देखिए रिटेंशन मनी वो चीज है जो कि आपका कस्टमर, यानी आपने एक रोड बनाना है, तो रोड बनाते वक्त आपका तय हुआ कि हर प्रोग्रेस बिलिंग के ऊपर वो 5% आपका काट के अपने पास रख लेगा, और कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा उस टाइम आपको पे करेगा। अब ये वो चीज है कि जिसमें आपको आपका कस्टमर पे करेगा, ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो जाहिर बात है उसको वो करेगा। तो इसमें अब जो बात है बेसिकली वो ये है कि अगर शुरू में जब आपने इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई की थी आईएफआरएस 15 की, तो उस टाइम आपने ये देखना है कि जो बात यहाँ पे हुई है ना कंसीडरेशन की, ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, आपने करना ये है कि लेट्स सपोज आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट है 10 मिलियन का, आप रोड या जो भी चीज बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंगेज है किसी तरीके से, कि 1 ईयर से ज्यादा का जो है वो आपकी बिलिंग और उसके बाद उसकी जो कंसिडरेशन की पेमेंट है उसके अंदर इतना है कि 1 ईयर से ज्यादा, तो आप उसको डिस्काउंट करेंगे, उसको डिस्काउंट आप करेंगे। तो अगर ये टोटल रेवेन्यू के ऊपर आपके अप्लाई हुआ है, तो रिटेंशन में
परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। हो सकता है कि वो रेवेन्यू ही ना रिकॉर्ड हुआ हो, जो रिटेंशन मनी का जो पोर्शन है 5%, वो यदि कुछ कंडीशंस के साथ है, तो अगर तो आप उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं, रिकॉर्ड करने के वक्त आपने देखना है कि क्या डिस्काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आज जून 2021 है और मैं एक बिल रिकॉर्ड करता हूं और उस बिल ने जाके 1 साल से ज्यादा का अरसे के बाद मुझे पे ऑफ होना है, तो फिर रिकॉर्डिंग के टाइम आपने ये रिटर्न बंद करना है। जी I hope you got the answer. You may continue, please. ओके। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये है कि जो स्टेप नंबर 5 है वो ये है कि आपने रेवेन्यू को जो है वो रिकॉर्ड कर देना है। उसको यहाँ पे IFRS 15 जो है वो 2 चीजें बयान करता है। वो ये कहता है कि आपने इसको ओवर टाइम रिकॉर्ड करना है या एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करना है। ओवर टाइम में ये है कि कुछ ऐसे आपके कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप ऐसी सर्विसेज दे रहे होते हैं जो कि ओवर टाइम में चली जाती हैं, जो कि फौरन नहीं आप गुड्स डिलीवर करते, और एट अ पॉइंट इन टाइम में वो है जो कि आप फॉरेन चीजें जो है वो डिलीवर कर देते हैं और साथ ही आपकी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बीट हो जाती है, तो आप उसको एट अ पॉइंट इन टाइम में रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर तो एट अ पॉइंट इन टाइम है फिर तो रेवेन्यू फॉरन रिकॉर्ड हो गया, और अगर ओवर टाइम है तो उसमें ये है कि फिर आपके पास कुछ मेथड्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। IFRS 15 ने जो है वो मेथड्स बताए हैं कि आप एक आउटपुट है और एक इनपुट मेथड्स हैं। आउटपुट मेथड जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट के ऊपर डील करते हैं, जिसमें फिर आपके मैंने एग्जांपल्स भी कुछ कोट की हुई है कि सर्वे ऑफ परफॉर्मेंस है, फिर उसके बाद माइलस्टोन अचीव, ये टाइम बेस्ड, ये आउटपुट बेस्ड कुछ मेथड्स हैं, एग्जांपल्स हैं। और जो इनपुट बेस हैं उसमें जैसे टाइम कितना यूज हुआ अगर आप सर्विसेज सेक्टर में हैं, या लेबर आवर्स कितने स्पेंड हुए हैं, या मशीन आवर्स कितनी यूज हुई हैं, या इवन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप कॉस्ट इनकर्ड वगैरह जो है उसको भी बेस बना सकते हैं अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए, अगर आप ओवर टाइम के अंदर फॉल करते हैं। अच्छा, अब ये तो रेवेन्यू का जो मॉडल था वो हमने देख लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट जो कंस्ट्रक्शन ये IFRS 15 है, इसके अंदर एक जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो क्या चीज है? IFRS 15 जब ये आया है स्टैंडर्ड, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इस स्टैंडर्ड ने, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, कि बहुत सारी जो एनोमलीज और बहुत सारी जो चीजें जो थी उसको इम्प्रूव किया है। उसी के अंदर एक इम्प्रूवमेंट जो है वो ये है कि इसने जो कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है उसके बारे में भी एक बहुत अच्छा मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। वो मॉडल क्या है कि अगर आप की जो कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के ऊपर या कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के ऊपर जो कॉस्ट करते हैं उसके बारे में एक ट्रीटमेंट बता दिया है। फिर अगर मैं अगली स्लाइड पे आऊं तो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ फुलफिलमेंट के ऊपर भी, ये कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है उसको आप समझ लें कि इसने एक ऑब्टेनिंग कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। 2 तरह की कॉस्ट इसने बताई। अब जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए कुछ कॉस्ट इनकर कर रहे हैं तो वो IFRS 15 के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि वो कैपिटलाइज होंगी। कैपिटलाइज किस सूरत में होगी? सिर्फ उस सूरत में होंगी जब वो एक क्राइटेरिया जो है वो मीट करती, तो उस सूरत में वो कैपिटलाइज हो जाएगी। और अगर वो उसको मीट नहीं करती तो जाहिर बात है एक्सपेंस आउट हो जाएगी। ये मैंने एक प्रैक्टिकल केस जो है इस स्लाइड के अंदर आपके सामने पेश किया है। मिस कमल बता दीजिएगा अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो। जी सर, हमारे पास एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। As per Contract Act, there should be reasonable consideration for any contract. Is there any such kind of requirement under IFRS 15? As per Contract Act, there should be reasonable consideration for any contract. Is there any such requirement under IFRS 15 or against any consideration contract or against any consideration contract can be made? रीजनेबल कंसीडरेशन की कह रहे हैं कि कोई रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर
तो IFRS 15 के अंदर कोई कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। देखें ये बात शुरू में मैंने आपको बताई है कि जो कंसीडरेशन के बारे में है वो एक तो है कि आप कैश कंसीडरेशन पे बात कर रहे हैं, एक है नॉन कैश कंसीडरेशन। उसके बारे में IFRS 15 ने आपको फेयर वैल्यू का मॉडल बता दिया है। तो इसमें तो ये चीज है। अब रीजनेबल कंसीडरेशन आप अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के में जो भी आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, उसको अगर आप डिस्क्राइब यहाँ पे करते तो हमारे लिए सहूलत हो जाएगी कि आप रीजनेबल कंसीडरेशन के बारे में क्या आपने किस कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं। अगला एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू ओवर टाइम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो कंसल्टिंग, ये एक एग्जांपल लिए, इसमें ये है कि एक कंपनी है, कंपनी ई ने जो है वो क्या किया है कि उसने टेंडर एक जगह पे अपना कॉन्ट्रैक्ट को विन करने के लिए वो किया है, तो उसमें एक्सटर्नल लीगल फीस है वो की है, ट्रैवल कॉस्ट है वो 25 बिलियन की है, और उसके अलावा जो है वो कमीशन है अपने सेल एम्प्लॉइज को वो 10 बिलियन की है। तो इसमें अब क्या है कि जो द कमीशन जो कि उसने अपने एम्प्लॉइज को पे की है और पे रोल रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, ये एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, बिकॉज दे आर पेएबल ओनली अपॉन सक्सेसफुली ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए क्या है कि जो कंसल्टिंग कंपनी ई है वो रिकॉग्नाइज करेगी एसेट को फॉर द सेल्स कमीशन, तो इसलिए वो इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी होनी चाहिए, ये एक क्राइटेरिया। दूसरा ये कि वो जो है वो रिकवरेबल हो, यानी इंक्रीमेंटल हो, और तो वो इसको जो है वो रिकॉर्ड कर सकती है एक अलहदा एसेट के तौर पे अंडर IFRS 15। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑब्टेन कर लिया, अब ऑब्टेन करने के बाद अब हमने उसको परफॉर्म करना है। परफॉर्मेंस में ये है कि कुछ कॉस्ट होती है जिसको हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम करते हैं। तो IFRS 15 ने हमें ये बताया है कि अगर वो कॉस्ट किसी दूसरे स्टैंडर्ड के अंदर, उसके स्कोप के अंदर आती है, जैसे IAS 2 के अंदर आती है, जैसे IAS 16 के अंदर आती है, जैसे IAS 38 के अंदर आती है, तो वो उनके अंदर जाके डील होगी। और अगर जो है वो उसके अंदर जाके, यानी उन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को के अंदर वो डील नहीं होती, तो फिर वो जो है वो इस स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो डील होगी। जैसे अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली रिलेटेबल है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और उससे जो है वो आपके रिसोर्सेस इनहेंस हो और वो रिकवरेबल भी हो, तो उस सूरत में फिर आप इस कॉस्ट को जो है वो IFRS 15 के अंदर डील करेंगे और उसको फिर जो है वो एक एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कैपिटलाइज कर लेंगे। ये जो डायग्राम है ये भी आपको यही चीज शो कर रही है। जी आगे आते हैं। मैं जरा ये जरा इसको मुकम्मल करता हूँ चीजें, ताकि हम बाद में मजीद भी कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, ताकि स्नैरियो मुकम्मल हो। ठीक है ना जी। अमोर्टाइजेशन ये होती है कि जब आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कैपिटल, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज कर लिया, तो आप उसको अमोर्टाइज कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है IAS 38 के अंदर भी बड़ी डिटेल में वहां पे बताया गया है। तो इसमें सिर्फ ये है कि प्रैक्टिकल केस भी मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है, स्लाइड में भी देख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि अगर कोई कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर लेते हैं तो IFRS 15 आपको क्या कहता है। IFRS 15 आपको ये कहता है कि आप उसके कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट्स सपोज आपका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके कस्टमर के साथ, और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो है उसको कैपिटलाइज किया है, तो आप उसको 10 साल के अंदर उसको कर सकते हैं अमोर्टाइज। एक मशवरा ये आया है जो मैंने अभी चैट बॉक्स में पढ़ा है कि प्रेजेंटेशन को मुकम्मल कर लें ताकि हम बाद में क्वेश्चन करें। बिल्कुल ठीक है, अच्छी राय है। तो अभी मैं यही काम कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी ये रह गई है, इसको मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेते हैं। अच्छा, इम्पेयरमेंट IAS 36 एक मुकम्मल स्टैंडर्ड है जो कि उसको डील करता है, लेकिन IFRS 15 ने अपना इम्पेयरमेंट का मॉडल जो है वो बताया है। जो कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है जिसको हमने एसेट बनाया, अब यहाँ पे एक तस्वुर अपना वाज़ेह कर लें कि IFRS 15 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है वो एसेट बनती है,
ये ना ज़हन में रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अच्छा वो पता नहीं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में चलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस, वो कह चुका है स्टैंडर्ड कि अगर वो इन्वेंट्री वाली कोई कॉस्ट है ना तो IAS 2 उसको डील करेगा, और अगर वो IAS 16 वाली कोई कॉस्ट है ना तो वो उस स्टैंडर्ड में जाके डील होगी, वो यहाँ नहीं आएगी। ये बात जरा अपने ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे हम उनके अलावा वाली कॉस्ट को डील कर रहे हैं। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, वो फिर मैं बाद में आपको दे दूंगा जब प्रेजेंटेशन खत्म होगी कि कौन सी कॉस्ट है जो कि इसके अंदर आएगी। क्वेश्चन ये है कि हम उस कॉस्ट को अमोर्टाइज करेंगे या इम्पेयर करेंगे। इम्पेयरमेंट का मॉडल ये है कि अगर कहीं भी आपको लगे कि मेरी कॉस्ट रिकवर नहीं होगी, इम्पेयरमेंट की जरूरत कब महसूस होती है? इम्पेयरमेंट की जरूरत उसको महसूस होती है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉस में जा रहा हो या जाने लगा हो, हमारा कस्टमर डिफॉल्ट हो गया और हमारी जो कॉस्ट इनकर हुई है हमें ऐसा लगे कि शायद कोई रिकवर नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड IFRS 15 ये कहता है कि आप कंसीडरेशन जो रिमेनिंग है उसमें से जो आपने कैपिटलाइज की हुई है कॉस्ट उसको माइनस करके रिकवरेबल अमाउंट के साथ उसको कंपेयर कर लें। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है और वो अमाउंट ज्यादा है तो फिर इम्पेयरमेंट आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अच्छा, IFRS 15 के अंदर जनाब प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि कैसे बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स लायबिलिटीज के अंदर जो चीजें कैसे डिस्क्लोज करनी है। मैंने आपको कहा कि मैंने आपको नेट सोल्ड टेक्नोलॉजीज का पूरा केस अभी दिखाना है कुछ अरसे, ये जैसी प्रेजेंटेशन खत्म होती है, लेकिन उसको समझने के लिए ये 3 चीजें आपके लिए समझना जरूरी है। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज, ये टर्म यूज की गई है IFRS 15 के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज का मतलब क्या है कि अगर मैं अब सादा लफ्जों में आपको बता देता हूँ, अगर मैंने अपने कस्टमर से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से पहले ही पैसे ले लिए हैं तो वो ज़ाहिर बात है मेरा एडवांस, जिसको आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहते हैं, तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। ये IFRS 15 उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहता है और मैंने उसको लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में जाके उसको वहां पे प्रेजेंट करना है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स जनाब क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और रिसीवेबल में एक डिफरेंस है, ये जरा समझ लीजिएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एसेट किसको बोलते हैं जनाब? ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने कस्टमर के साथ और अभी आपने उससे जो है वो यानी काम, उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी कर दी, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ काम, चीजें कुछ बाकी हैं और आपने जो है वो उसको इनवॉइस के बिल कर दी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट के अंदर आ जाएगा। और वही चीज जब अनकंडीशनल हो जाएगी, आपने सारी चीजें उसको प्रोवाइड कर दी और राइट सिर्फ आपका अनकंडीशनल हो गया है कंसिडरेशन का, तो वो चीज रिसीवेबल के अंदर चली जाएगी। तो ये चीज ज़हन में रखिएगा कि ये एक स्लाइड सा डिफरेंस है बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और रिसीवेबल्स। ये मैंने ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग एंट्रीज की हुई हैं, लेकिन ये आपको जब प्रेजेंटेशन मिल जानी है तो उसमें वो आपको सारा पता चल जाएगा। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि विद इन टाइम फ्रेम मुकम्मल हो गया है। अब मैंने आपको जो उसका केस है वो समझाना है, थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेंगे एंड देन आपके क्वेश्चंस जो है लेते हैं। अब आप अब भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन तो हमारी ऑलमोस्ट मुकम्मल है। जी मिस कमल, कोई क्वेश्चन है तो वो साथ साथ लेते जाइए। जी सर, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है मोइन अहमद की तरफ से। सेलिंग कमीशन पेड टू स्टाफ फॉर सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड वुड बी डेल्ट एज पर IAS 2 being the periodic cost in P&L, or it should be capitalized as per IFRS 15? पीरियोडिक कॉस्ट है जी, ये IAS सेलिंग कमीशन जो है प्लॉट के ऊपर जो भी आप कर रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये IFRS 15 भी इसको यही कहता है कि एक्सपेंस आउट होना है, उसके अंदर भी यही बताया गया है। Correct. We have another question. To complete contract, if any bank loan facility is availed, so the interest cost on loan will be financial cost or cost of contract? If any bank loan facility is availed, so the internet cost लिखी हुई है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट ही है इनका मतलब? I believe it would be interest cost. ठीक है, अच्छा तो सो द इंटरेस्ट ऑफ लोन विल बी फाइनेंस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा क्वेश्चन किया है। जब भी IFRS 15 आया था तो IAS 23 जो कि बोरोविंग कॉस्ट को डील करता है उसके बारे में एक अगर आप जाएं IASP की वेबसाइट पे तो वहां पे उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दी हुई थी। तो बेसिकली अगर तो कॉन्ट्रैक्ट की को परफॉर्म करने के लिए, उसकी एनहेंसमेंट के लिए और उसकी यानी कॉस्ट यानी आपने लोन की फैसिलिटी ली है और वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए है, तो रिकवर यानी अगेन यहाँ पे ये वही कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर है। तो IFRS 15 का स्टांस बड़ा क्लियर है, वो ये कह रहा है कि अगर एनहेंसमेंट हो रही है और अगर आपकी यानी कह लें कि इस कॉन्ट्रैक्ट और इसके बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट से करने से भी इससे आपको फायदा पहुंचेगा,
तो फिर आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट को भी सामने रखना पड़ेगा, अदरवाइज देन फिर यही है कि फिर आपको इसको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा। जी सर, प्लीज कंटिन्यू, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये है कि ये मैंने नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जरा बताइएगा मुझे कि मिस कमल ये आपको शो हो रही है, ये स्क्रीनशॉट आ रहा है इसका? जी एग्जैक्टली, दिस इज विजिबल। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं अब इसमें जो मेरे काम की बात है मैं उधर आना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। प्लीज अगर पैरा 35 के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल देंगे तो उसकी कंडीशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर ना। चलें, ठीक है, मैं आपका यानी नोट कर लेता हूँ, पैरा 35 के ऊपर हम गुफ्तगू कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक नज़र सिर्फ हम देख लें ताकि ये आप लोगों ने, मैं आपको यानी पिफा की जो मैनेजमेंट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें सारी इनको प्रोवाइड हम कर देंगे सारी, जब भी ये खत्म होगा हमारा वेबिनार, तो उसके अंदर ये वाली जो फाइनेंशियल्स हैं वैसे तो वेब से भी अवेलेबल है, लेकिन मैं अलहदा से भी दे दूंगा। इसको आप लोगों ने ज़रूर एक, यहाँ से काम शुरू हो रहा है जी, तो इसको आपने एक मॉडल के तौर पे, एक केस स्टडी के तौर पे जरूर पढ़िएगा। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलेगी IFRS 15 के हवाले से। IFRS 15 2019 में फर्स्ट टाइम अप्लाई हुआ था। उस टाइम दो अप्रोचेस थी कि आप इसको ऑल इंक्लूसिव तौर पे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें, या इसको जो है वो आप एक लिमिटेड अप्रोच में इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें। तो 2019 की अगर हम फाइनेंशियल नेटसोल की भी देखें तो उन्होंने एक लिमिटेड अप्रोच के जरिए से उसको रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट किया फिगर्स को, और अपनी जो है वो IFRS 15 को फर्स्ट टाइम जो है अडॉप्ट किया। तो उसके बाद अब चूंकि 2021 तो अभी क्लोज हुआ नहीं है, तो 2020 के जो फाइनेंशियल्स थे वो उन्होंने आफ्टर IFRS 15 फर्स्ट टाइम यानी जो है वो सेकंड टाइम बनाए हैं। तो इसके अंदर आपको वो वाले डिस्क्लोजर्स नजर आएंगे जो कि एक रूटीन में IFRS 15 को अडॉप्ट यानी करते हुए बनाए जाते हैं। तो इसमें अभी ये वाला जो पोर्शन है ये अकाउंटिंग पॉलिसी का पोर्शन है। इसके अंदर ये स्टैंडर्ड की, अब ये रिक्वायरमेंट जरा गौर करते जाइएगा कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपने जो जजमेंट्स अप्लाई की हुई है वो बतानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये जनाबे वाला जजमेंट्स हैं, उन्होंने बताया है कि हमारा कोर रेवेन्यू कौन सा है, नॉन कोर रेवेन्यू कौन सा है। अगर ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नेटसोल जो है वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस की और सर्विसेज की खिदमत जो है वो अंजाम दे रही है, और लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी लिस्टेड है। तो ये लीजिंग का जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली अपने क्लाइंट्स को जो है वो ये प्रोवाइड करती है, और ज्यादातर इसके जो क्लाइंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर ही हैं। तो इसमें अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को उसने डिफाइन किया है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में बताया है कि अकाउंटिंग पॉलिसी के मैं उसको कब रिकॉर्ड करता हूँ। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक ऐसी चीज है जो कि आप फौरन अपने कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये पॉइंट इन टाइम वाला रेवेन्यू है, यानी फौरन आपने उसको प्रोवाइड कर दिया। मेंटेनेंस जो है वो ओवर टाइम वाली है, तो इसके ऊपर जाहिर बात है कि आप जैसे जैसे आपका जो परफॉर्मेंस मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे जैसे वो आप परफॉर्म करते जाएंगे, जो आपका पैटर्न है उसके हिसाब से आप इसको परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उसकी भी अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने बताई है। अच्छा, इसकी ये देखें, अब ये सिग्निफिकेंट जजमेंट्स आ गई हैं IFRS 15, यही जो बात मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि IFRS 15 के अंदर IAS 18 के मुकाबले में ज्यादा जजमेंट्स जो हैं वो डिमांड की गई हैं। तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की रिन्यूअल के टाइम, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की इंसेप्शन के टाइम, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना है कि कंबाइन करना है, उसके ऊपर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, तो उसकी जो SSP है वो कैसे डिटरमिन करनी है, इसके ऊपर भी आप जो है वो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं। ये एक आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसमें उस कंपनी ने इसको कैसे अप्लाई किया है, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ये वो सूरतें होती हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड आपको रिलैक्सेशन देता है, कि जहाँ पे आप स्टैंडर्ड की अगर रिक्वायरमेंट्स को नहीं मीट कर पाते तो आप उसके बारे में डिस्क्लोजर देंगे कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अच्छा, कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट, IFRS 15 के अंदर दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक है कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट और एक है कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें यही है कि जनाबे वाला, अगर आप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो
ऑब्टेनिंग कॉस्ट है। तो ऑब्टेनिंग कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज उसी वक्त में होगी। नंबर 1 क्राइटेरिया है कि वो इंक्रीमेंटल होनी चाहिए। तो ये उन्होंने अपनी कंपनी के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है कि कंपनी डज नॉट हैव अ मटेरियल अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये कि अब आपको इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपनी पॉलिसी में बता दिया है कि मेरी कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है जो कि कैपिटलाइज हुई हो। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंसेस की बात की जाए तो उसने कहा है कि पहला मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। अब कॉन्ट्रैक्ट एसेट में उसने कहा है कि ये मेरा राइट टू कंसीडरेशन है इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इफ द कंपनी हैज सेटिस्फाइड द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ईदर इन फुल और पार्शियली बाय ट्रांसफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अ कस्टमर बिफोर द इनवॉइस इज इशूड। ये बात है जो कि मैं आपको बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट और ट्रेड रिसीवेबल में क्या फर्क है। ट्रेड रिसीवेबल तो वो चीज है जो कि अनकंडीशनल राइट है टू कंसीडरेशन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एसेट वो चीज है, जैसे अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो जब आप प्रोग्रेस बिल कर देते हैं, अभी इनवॉइस नहीं की होती है, एक हद तक आपको लगता है कि जी ये इतनी अमाउंट, इतना कह लें कि मैंने वर्क कंप्लीट कर दिया, जिसको आप कह लें कि हम उर्फ़-ए-आम में कहते हैं कि वर्क ऑफ कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी होता है। तो जब वो सर्टिफाइड हो जाती है, आपका कस्टमर सर्टिफाइड कर देता है, आपका कस्टमर का इंजीनियर सर्टिफाइड कर देता है और अनकंडीशनल हो जाती है, वो तो फिर ट्रेड रिसीवेबल बन गया। उससे पहले तक जो प्रोग्रेस है, जहां तक उस वक्त तक आप उसके रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट के अंदर आएगा। तो जो चीज कॉन्ट्रैक्ट एसेट के अंदर होगी वो फिर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही आएगी, क्योंकि डुप्लीकेशन तो हमने करनी नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। और अगर वो ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट बन गई है तो जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट एसेट में से लेस हो जाएगी। ये आगे चल के मैं आपको डिस्क्लोजर भी दिखाता हूँ। अच्छा चलें, अब आगे चलते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर पहले जरा निगाह मारते हैं। ये देखिए, बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखें तो IFRS 15 के हवाले से अगर कोई प्रेजेंटेशन हुई है यहाँ पे, तो वो ट्रेड ये देखें कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स आ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है वो अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स आ रहे हैं। उसके अलावा क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रेड, ये रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स हैं, ट्रेड डेट्स हैं। ये IFRS 15 के हवाले से आपको दो चीजें मिल गई, इसको हमने अब जाके फोकस में देखना है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज आ गई हैं, ठीक है, 24 नंबर नोड है, इसको देखेंगे। और रेवेन्यू का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये नेट का मतलब है सेल टैक्स वगैरह जो है वो माइनस करके लिखा गया है। तो इसका नोट नंबर 28, आइए जरा देखते हैं। ये देखें जी, ये रेवेन्यू का डिस्क्लोजर उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, डिसएग्रीगेशन ऑफ रेवेन्यू। तो IFRS 15 की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप जिस हद तक इसको डिसएग्रीगेट कर सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं, ये लेवल भी आपकी जजमेंट के ऊपर अप्लाई करता है। तो उन्होंने इसको एक्सपोर्ट और लोकल दो हिस्सों में पहले तकसीम किया है, और उसके बाद फिर अपनी जो प्रोडक्ट, जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, जैसे वो लाइसेंस से पैसा कमा रहे हैं, उसको वहां पे डिस्क्लोज कर दिया है, सर्विसेज को डिस्क्लोज कर दिया है, मेंटेनेंस को डिस्क्लोज कर दिया। ये जो चीज है ये फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के ऊपर थी, जिसका मैंने अभी आपको बताया है। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज जरा दिखा देते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज, इसमें वो क्या कह रहा है, इट रिप्रेजेंट्स लाइसेंस, मेंटेनेंस एंड सर्विस फीस इनवॉइस इन एडवांस। तो जो चीज आपने एडवांस पे अपने कस्टमर को उससे पैसे वसूल किए हुए, जिसको उर्फे आम में आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहते हैं, तो IFRS 15 में उसका जो कह लें नॉमेनक्लेचर है वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज है। तो लाइसेंस फी
is transferred to revenue at a point in time when transfer of control of software is occurred. तो ये जैसे ही वो उसका ट्रांसफर ऑफ सॉफ्टवेयर यानी उसकी ट्रांसफर ऑफ गुड होती है तो वो इसको यहाँ से रेवेन्यू के अंदर बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये उसकी एक रिकंसिलिएशन भी इन्होंने दी हुई है कि ओपनिंग, उसके बाद फिर जो इनवॉइसेस रेज की गई और जो रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर ली गई, और फिर जो कैचअप एडजस्टमेंट है टू रेवेन्यू। तो ये कैचअप एडजस्टमेंट भी IFRS 15 के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक आप जो है वो अपने बैलेंस को, ये अब कह लें यहाँ पे भी आपको जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है कि आप अपनी जहाँ पे आपको फील होता है ना कि हमारी जो लाइबिलिटीज हैं उसके अंदर इतनी अमाउंट रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। तो ये आपको वैसे ये कॉन्सेप्ट सिर्फ IFRS 15 के अंदर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी ये है जिक्र इसका कि आप इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह हुई हो, रेवेन्यू के रिलेटेड कोई प्रोविजन के अंदर कोई चेंज आई हो, तो उसके हवाले से कॉन्ट्रैक्ट की कोई टर्म्स वगैरह चेंज हुई हो तो उसमें फिर आपने जो एडवांस लिया होगा वो आपका रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन उन्होंने इसको डिस्क्लोज 2 हेड्स में अलग-अलग किया है। जो नॉर्मल पॉलिसी के तहत रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है वो ये है, और जो कैचअप एडजस्टमेंट है उसको अलग से उन्होंने डिस्क्लोज किया होगा। चलें बहरहाल बाकी आप देख लीजिएगा जी। करें क्वेश्चन, ओपन करते हैं अपना फॉरम मजीद ताकि क्वेश्चंस लिए जाएं जी। मिस खबर इट्स ऑलमोस्ट हम फिनिशिंग साइड पे जा रहे हैं तो क्वेश्चंस लेना मस्ट है। अब्दुल वहाब कादिर साहब का माइक ओपन करें। हेलो, हाँ जी सर, मैं कहना चाहता कि जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स हैं वो एक्चुअली अनबिल्ड रेवेन्यू है ना एक तरह से, अनबिल्ड रेवेन्यू है ना एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट एसेट में। आपने अभी उसकी इनवॉइस रेज नहीं की बट आपने रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर लिए हैं और कुछ चीज़ें बाकी हैं, कस्टमर की तरफ वेरिफिकेशन बाकी है, आपने अभी इनवॉइस रेज नहीं की है, तो इसीलिए वो रिसीवेबल की जगह कॉन्ट्रैक्ट एसेट के अंदर आ रहा है। जैसे ही आपकी इनवॉइस रेज करेंगे वो रिसीवेबल में आ जाएगा, उसका क्रेडिट साइड तो सेल्स में ही गिरेगा। हाँ जी ऐसे ही। और जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है वो जो पहले कॉन्सेप्ट होता था कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अब वो एक तरह से उसकी जो इनवॉइस रेस कर दी है। लेकिन अगर हम लोग इनवॉइस रेस नहीं की तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर अभी भी स्टिल कॉन्सेप्ट होगा या नहीं होगा इसके बाद? ये तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी की चेंज है। असल में जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है जो आप समझ रहे हैं ना कि अगर आप इनवॉइस रेज करने से पहले ही आपने कंसीडरेशन रिसीव कर ली है और उसके अलावा अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए वो तो ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से पहले आपने पैसे वसूल करनी है। आपने 1 लाख रुपया लिया है कि जनाब आपने जो है वो परफॉर्मेंस ये एक गुड सप्लाई करनी है, तो अभी वो गुड्स आपने सप्लाई ही नहीं की तो उससे पहले आपने 50,000 रुपया एडवांस ले लिया, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का, तो वो 50,000 रुपया आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन जाएगा। वहां पे वैसे जो कस्टमर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, लेकिन अगर आप बात करें डिफरेंट कंपनीज की, अगर आप स्टडी करें तो वहां पे आपको नजर आएगा कि वो भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी लिख रही हैं। कुछ कंपनीज की फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे वो भी तो सिर्फ वो कह लें कि जो हमारा टाइटल के ऊपर बात नहीं हो रही, बात हो रही कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप गुड्स सर्विसेज सप्लाई करने से पहले अपने कस्टमर से कुछ भी पैसे वसूल करते हैं तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, स्टैंडर्ड उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दोनों यूज कर सकते हैं। जी हो रहा है ऐसे। मैंने कुछ फाइनेंशियल स्टडी की है उसमें एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी लिखा हुआ है। वही मैं अभी भी देखी, मैं फाइनेंशियल तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर चल रहा है। मैंने बोला कि किस तरह से चल रहा है स्टैंडर्ड के साथ, वर्डिंग के साथ। हाँ ये है बिल्कुल है, यू आर राइट। ओके सर। Sir, Kashif Siddiqui is asking to explain catch-up adjustment once again. कैचअप एडजस्टमेंट एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो बेसिकली जैसे मैंने भी आपको बताया है ना कि IFRS 15 के अंदर इसका कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो मेरी राय है उसके मुताबिक ये जस्ट रीजनली IFRS 15 का नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बोरो किया गया है। होता इसमें दरअसल ये है कि अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो कुछ ऐसी, मिसाल के तौर पे जो है वो कुछ चेंजेस हैं जिससे आपकी कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो आप उसको रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल आप करते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं?
फॉर एग्जांपल देखिए ना, आप जैसे इसी की बात ले लें, ये नेटसोल्ट टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसमें आप क्या इसने ये क्यों कैचअप एडजस्टमेंट जो है वो रिकॉर्ड की है? कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपकी पिछले साल तो वो लायबिलिटी थी, लेकिन अब चूंकि वो मॉडिफिकेशन या वो कह लें कि चेंजेस हैं, अब वो आपको उसको रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये एक अब कह लें कि इसमें है बात, ये कैचअप में चली जाएगी। जो नॉर्मल आपकी पॉलिसी के तहत रेवेन्यू रिकॉर्ड होता चला जा रहा है, वो इसीलिए उसने दूसरी जगह पे उसको नॉर्मल रेवेन्यू में लिखा हुआ है। जी Abdul Wahab is raising his hand. Ali. यस, हाँ, एक और मुझे क्वेश्चन पूछना था। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज डली हुई हो कि भाई अगर रीवर्क का कोई क्लॉज डला हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कौन सा ठीक क्लॉज है, लगा? अगर इन केस वो आप रीवर्क, अगर आपने काम किया और कस्टमर को कुछ आपने मॉडिफिकेशन ऐसी करके दिया, आपने एंड में रीवर्क उससे वो 6 महीने साल भर का पीरियड आपने रीवर्क कर दिया हुआ उसको, तो उसका अगर कंपनी कोई प्रोविजन करती है प्रीवियसली, तो ये इसमें कहाँ फॉल करेगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में फॉल करेगा? कहाँ फॉल करेगा? रिपीट कर दें, मुझे सुनाई नहीं पूरी तरह दिया, प्लीज रिपीट। मैं दोबारा कहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एक चीज है कि रीवर्क का क्लॉज डला हुआ है, रीवर्क, हाँ रीवर्क, मतलब समझे कि एक पर्टिकुलर आपने एक गुड्स डिलीवर करी और उसने कहा कि भाई मैं टेस्टिंग पीरियड है 6 महीने साल भर देखूंगा, अगर कहीं पे रीवर्क हुआ तो रीवर्क आपसे करवाऊंगा उस पे काम, तो अच्छा, वो रीवर्क वाला इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहाँ यहाँ पर पे एक आएगा? बात मुझे क्लियर कर दें। रीवर्क का मतलब ये है कि अब देखिए ना, एक काम आपने कर दिया है, फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लोर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका एक फ्लोर आपने बना दिया, बनाने के बाद वो आपसे रीवर्क उसी वक्त करवाएगा जब वो उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन एक टाइम पीरियड है, 6 महीने साल भर का कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ है, और उसको प्रोविजन कर लेती है कंपनी कि भाई हाँ, बेस्ट एस्टिमेट ये है कि पिछले 10 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होता है कि 5% 10% ऑडिटर कहता है कि भाई इसको आप प्रोविजन करें। अब वो प्रोविजन रहेगा या इसमें कहीं और जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वगैरह में जाएगा? अच्छा, इसमें जो मेरी राय है ना, वो अब्दुल वहाब साहब, वो ये है कि रीवर्क कब रेज होगा? रीवर्क उस वक्त रेज होगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज बाकायदा तौर पे लिखी गई हो कि अगर वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक नहीं होगा तो उसको रीवर्क करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने वो फ्लोर बना दिया, बिल्डिंग बना रहे हैं 10 मंजिला, उसमें से आपने 7वां फ्लोर उसको बना के दिया है। बनाने के बाद आपने कस्टमर के इंजीनियर को कहा कि आइए आके इसको जो है वो चेक करें। अब वो बंदा पहुंच गया वहां पे, उसने कहा जी मुझे चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद उसने कस्टमर को कहा कि ये तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है ही नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इस पे क्या रोशनी डालता है, उसमें लिखा हुआ जी रीवर्क किया जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जिसमें जो आप कह रहे हैं कि इसको बुक कर लिया जाएगा, रीवर्क की कॉस्ट को वो जितनी भी होगी वो फिर बुक कर ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसको जो ये तो है अप्रूवल कि उस टाइम पे किया जाएगा, लेकिन करना कैसे? यानी अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका ये कि आपकी वो रिसीव जो आपकी रेवेन्यू है ना उसमें से लेस होना है, ये कोई लहदा से नहीं होनी, क्योंकि जो लायबिलिटी है वो पेनल्टी के तौर पे आप लहदा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो आपके रेवेन्यू में से डिडक्शन होनी है ना वो आपने लहदा से नहीं, लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करनी, वो रेवेन्यू में से ही माइनस करते हैं। जी ठीक है। जिन लोगों ने वो जब प्रेजेंटेशन दे रहा था उस टाइम जिनके क्वेश्चन रह गए थे तो वो भी कर लें, या चैट बॉक्स में है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Kashif Ahmed. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि if one contract consisting upon services and simultaneously is to supply the good, but as per the local law, services are covered by the local provincial tax authority and the supply of goods are the GST, so subject to the GST. So it's mean we should not consider it a one contract, should be naturally two contract instead of one. Is it or not? First of all, I would like to say here that whenever you have two streams of revenues, when you are, as you are saying that there is
sale of goods, and the other is provision of services. So here it is better under the current Pakistani scenario, where services are taxed under the provincial laws and goods are taxed under the GST law, federal law. So it's better to have two separate contracts to reduce your complexities. It's my advice. Yes. Any other question? जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सलाम साहब, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम सलाम जी आसिम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अब्दुल सलाम साहब, मेरा स्पेसिफिकली एनजीओज या डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें कुछ एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं फॉरेन डोनर्स के साथ टू एग्जीक्यूट एनी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। तो उसकी रिकग्निशन जो है तो वो कैसे की जाएगी जी? वो 3 to 4 इयर्स पे प्रोलॉन्ग होते हैं, तो काइंडली इस पे गाइडेंस दीजिएगा। करंटली हम जी प्लीज। जी सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और चूंकि एनजीओ सेक्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, हमने अभी तक नहीं लिया था, तो इसमें ना मैं आपको इधर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट की आइडेंटिफिकेशन की बात की है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ जो क्राइटेरिया में, और ये स्लाइड के अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि कमर्शियल जो है वो सब्सटेंस होनी चाहिए। तो एनजीओज वाले केस में जहां तक, क्योंकि आप ज्यादा इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, वहां पे ज्यादातर जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता। एम आई राइट और नॉट? जी बिल्कुल। तो इसमें फिर आप कैसे उसको इसके अंदर लेकर आएंगे, क्योंकि वो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की जो पहली रिक्वायरमेंट है ये फॉरेस्ट 15 की, तो वो उससे आप जब आउट होते हैं तो जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी, तो फिर जाहिर बात है कि फिर जो नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो भी परफॉर्म नहीं हो सकते। मतलब डेवलपमेंट सेक्टर सलमान साहब पाकिस्तान में तो काफ़ी न्यू है, इस पे कोई स्टैंडर्ड्स भी एज सच उस तरह नहीं है, लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस डेवलपमेंट से क्या मुराद है आपकी? मतलब जो सर्विस प्रोविजन है या एनजीओ सेक्टर है। एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। जी नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जी। तो अब इसको हम कमर्शियल इस सेंस में ले सकते हैं कि उनकी एक्टिविटीज कुछ होती हैं जो कि इनडायरेक्टली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल है। फॉर एग्जांपल वो कुछ फील्ड में एक्टिविटीज कर रहे हैं, फ्री बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो शायद उससे हम इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड में भी इटसेल्फ कुछ क्लियर नहीं है, तो अब इस पे आपकी गाइडेंस चाहिए। जी, मैंने तो यानी ये बिल्कुल ये एक तवज्जो तलब पहलू है, इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसके मुताबिक तो यही है कि ये कमर्शियल कुछ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप कर रहे हैं तो अगर तो कमर्शियल सब्सटेंस आपको नजर आ जाता है तो देन ये फॉरेस्ट 15 अप्लाई होगा। लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी उस तरफ तवज्जो लेकर जाऊंगा और आप बाद में मुझसे रब्ता कर लीजिएगा ईमेल के जरिए से। मैं आपको कुछ इस बारे में हमारी कुछ स्टडी है वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा कि आई कैप ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को डील करता है, तो उसके अंदर शायद इसकी कुछ गाइडेंस जो है वो अवेलेबल है। जी थैंक यू सलमान साहब। वेलकम, यू आर वेलकम। जी मिस कंवल, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स इन द चैट बॉक्स और any other way? Sayyid Shahid Ali want to use mic. Ali, if you could please unmute him. अब आप बात कर सकते हैं। मैं बात कर रहे हैं, स्पीकर कौन सा वहाँ पे तो ये नहीं, इसके स्पीकर का नाम होगा। बात कर रहे हैं वो उधर जा रही है, अभी आप बात करेंगे वो उधर जाएगा। स्पीकर इसका इसमें हुआ ना, इसमें हुआ। जी शाहिद अली साहब, आई थिंक आपका माइक अनम्यूट है, आप अपना क्वेरी डिस्कस कर लें। अच्छा, एक साहिब थे जिन्होंने पैरा 35 के बारे में बात की थी, उनका नाम नहीं मुझे याद, तो वो क्या क्वेश्चन था पैरा 35 के? सर वो ये कह रहे थे कि एक्सप्लेन कर दें पैरा 35।
पैरा 35 जो है वो डील करता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो हैं जो ओवर टाइम होती हैं, उनके अंदर जो है जैसे अभी हमने पढ़ा है कि कुछ तो वो चीजें हैं जो कि आप इंस्टेंटली ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो जाता है। गाड़ी खरीदी है तो आपने इंस्टेंटली उसको ट्रांसफर कर दिया अपने कस्टमर को, आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी, तो आप फौरन उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। और वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जैसे सर्विसेज वाले हैं वो अगर ओवर द टाइम अब सर्विसेज दे रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो पैरा 35 उसको डील करता है। उसके अंदर एक क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, वो यही है कि कस्टमर जो है वो साथ साथ सर्विसेज रिसीव कर रहा हो और कंज्यूम कर रहा हो, तो वो ये सारी डिस्कशन उसके अंदर की गई है। जी, ओवर टू मिस कंवर। ओके, आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर कर दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच अब्दुल सलाम साहब फॉर कंडक्टिंग सच एन इंटरैक्टिव सेशन. I'm sure it must have added a lot to the knowledge of our participants. Dear participants, I would also like to extend a huge gratitude to all of you for joining us today over here. PIPFA Faisabad Branch Committee is planning to conduct more webinars in the year ahead. So looking forward to your active participations in those webinars also. So, sir, thank you very much for your availability. Thank you very much. और इसमें आपको भी पता है कि ये बड़ा लिमिटेड टाइम फ्रेम में मैंने चीजों को कंप्लीट किया है, उसमें हो सकता है कुछ चीजें ओवरलुक भी हुई हों और कुछ चीजें मैंने स्पीडीली उससे गुजर गया हूँ। तो बिल्कुल हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पिफा का जो भी ईमेल वगैरह आप शेयर करेंगे वहां पे राब्ता करें। इट्स नॉलेज शेयरिंग एक्सरसाइज, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हम मिलकर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो काइंडली ईमेल अली यहाँ पे आप चैट बॉक्स में दे दें तो वो राब्ता कर लें। उसके बाद भी तो अब वी आर अवेलेबल। पिफा की तो कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने मेंबर्स को करें सर्व। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं कहना चाहता हूँ। जी, और प्रेजेंटेशन और अगर नोट्स किसी को चाहिए तो वो भी पिफा के ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं. I'll provide the notes and the presentation as well. So, sir, thank you very much. Thank you everyone, to all the participants as well. We are just signing off. Allah Hafiz. Okay.